नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 16, जिसका नाम है पानी की कहानी। और लास्ट सेशन में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर दी है। हमने चैप्टर को यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से हमने चैप्टर को समझ लिया है। तो अभी तक आपने देख लिया है कि चैप्टर आपका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी पूरा चैप्टर में पूरे साइंस से संबंधित यानी कि विज्ञान से संबंधित आपके यहाँ पर टॉपिक्स है और साथ ही आपका जो ये चैप्टर है ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने हमेशा और हमेशा आपने याद रखनी है अपने जीवन में, ताकि आपको आगे जब ये टॉपिक आए तो आपको उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम साइंस के एक टॉपिक को हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता है उस टॉपिक को समझने के लिए, उस टॉपिक को एक तरह से याद रखने के लिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा था पानी की कहानी, जिसमें हमने यहाँ पर लेखक ने एक छोटी सी पानी के बूंद के विषय में बताया था। एक पानी की छोटी सी जो बूंद थी, वो पानी की छोटी सी बूंद जब एक दिन लेखक जो है इसी तरह से घूम रहे थे सुबह के समय, तो उनके हाथ पर अचानक जब वो बेर की झाड़ी के नीचे से निकले तो अचानक उनके हाथ पर एक पानी की बूंद जो है उनकी कलाई पर गिर गई। और उनकी कलाई पर गिरने के बाद कुछ समय बाद ही वो फिसलकर उनकी हथेली पर आ गई। और वो कहते हैं कि जब वो उनकी हथेली पर सरक कर आई तो उनकी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, यानी कि उनकी जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वो पानी की बूंद जो है वो ठहर गई। तो वो कहते हैं कि ओस की बूंद जो थी उसमें से बिल्कुल सितार की जैसी आवाज आ रही थी, यानी कि उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके आसपास से कोई सितार की सी झनकार जो है वो आ रही है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा होगा कि उनके आसपास से कहीं से ये आवाज आ रही है। तो देखिए, फिर उन्हें अनुभव हुआ कि जो ये झनकार की सी आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है पानी की उस बूंद में से, क्योंकि वो पानी की बूंद जो है दो भागों में डिवाइड हो गई थी, दो भागों में बट गई थी। और अब उन्हें ध्यान से जब उन्होंने देखा अपने हाथ को, तो उन्होंने देखा कि ये पानी की बूंद जो है हिल हिल कर ये आवाज कर रही थी। और इस तरह से उन्हें थोड़ी देर बाद ही, यानी कि जब उन्होंने ये आवाज सुनी उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सुना कि कहीं से उन्हें पुकारने की आवाज आ रही है, सुनो सुनो। तो उन्होंने फिर से इधर उधर देखा। फिर उसके बाद जब उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी देर बाद फिर से उन्हें आवाज आई, सुनो सुनो। तो वो कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा, वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया, तुरंत ही उनके मुख से निकला, कहो कहो। तो इस तरह से जब पानी की बूंद ने कहा, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने क्या कहा, मैं ओश हूँ, मैं ओश हूँ। तो आप सभी को पता है ओश क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो ओश सुबह के समय में जब आप किसी भी पेड़ पौधे के पास जाते हैं, खास तौर पर जो घास होती है उसके ऊपर आप इस तरह से अगर हाथ करते हैं तो आपके हाथ पर बहुत सारी ओस की बूंदें जो है इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। या किसी पेड़ की टहनी को आप इस तरह से पकड़कर अगर हिलाते हैं तो बहुत सारा पानी जो है आपके ऊपर गिर जाता है बिना बारिश के भी। तो ये ओस ही है, यानी कि जो पत्तों के ऊपर बैठी होती है ओस की बूंदें। तो बिल्कुल उसने कहा मैं ओश हूं। तो लेखक ने कहा मुझे मालूम है, मुझे पता है, क्योंकि बिना बादल के, बिना बारिश के मौसम के पानी तो ऐसे ही नहीं गिर सकता। जब वो पेड़ के नीचे से निकले हैं तो अर्थात वो ओस ही होगी। तो लेकिन यहाँ पर लेखक ने उसने कहा कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो तब जाकर लेखक को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि बेर के पेड़ पर क्या पानी का फव्वारा है जो यहाँ पर से ये
आई है। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर उनकी बातें स्टार्ट हो गई, वो दोनों आपस में बातें करने लगे और उसने कहा कि मैं बहुत समय से इस भूमि में पड़ी हुई थी, जमीन के अंदर पड़ी थी। क्या कर रही थी? मैं जमीन के अंदर पानी मिट्टी के कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी, मिट्टी के कणों का हृदय टटोलती। ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि क्या होता है मिट्टी के कणों का हृदय टटोलना। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कोई भी द्रव्य होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जो पहली होती है आपकी ठोस, दूसरी होती है आपकी द्रव, तीसरी होती है आपकी गैस। तो जो आपकी ठोस अवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो भी पदार्थ होता है उसके कणों के बीच का जो स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि कण बहुत ज्यादा आपस में जो है चिपके हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच का स्पेस बहुत ही ना के बराबर होता है, एक तरह से उनमें बीच में स्पेस होता ही नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है ठोस। यानी कि कोई भी चीज जो आपके आसपास है, जैसे आपका टेबल है या आपका पेन है, तो ये सब क्या है, चीजें ठोस है, बिल्कुल कठोर है, आप इन्हें हाथ से दबा नहीं सकते, ना ही ये किसी और साइज और शेप में चेंज हो सकती हैं। दूसरा आपका आता है द्रव। तो द्रव में क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं उनका जो आपस में जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, यानी कि जो एक तरफ अगर पानी बह रहा है तो बाकी का जो पानी है वो उसी की तरफ जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप एक बॉटल में पानी भर लेते हैं तो वो क्या करता है, बॉटल का आकार ले लेता है। अगर आप ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का आकार ले लेता है, कटोरी में डालते हैं तो वो कटोरी का आकार ले लेता है, परात में डालते हैं तो परात का आकार ले लेता है। यानी कि उसके कण जो है जुड़े तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लूज होते हैं, बहुत ज्यादा खुले खुले होते हैं। क्योंकि जैसे आपका ऑयल है, ऑयल जब गिरता है वो क्या होता है, बिल्कुल बह जाता है। ठीक है, पानी गिरता है तो वो कभी भी ऐसे जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो बह जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूध और भी बहुत सारी जूस, कोई भी जो लिक्विड वाली चीजें हैं वो। ठीक है, तो ये होती है आपकी द्रव अवस्था। उसके बाद आपका आता है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। एक तरह से अगर आप एक परफ्यूम की बॉटल बंद कमरे में भी अगर आप छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू जो है आपको बाहर तक आ जाती है। तो मिट्टी के कणों में मिट्टी जो होती है वो एक ना तो बहुत ज्यादा कठोर होती है और ना ही द्रव में होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं होती क्योंकि उसको हम खोद सकते हैं, उसको हम खोदते हैं, उसमें बुआई करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती, यानी कि उसके अंदर उसके कणों में जो है स्पेस होता है अंदर अंदर, यानी पानी और गैस आराम से उसके अंदर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। तो यहाँ पर वो कहती है मैं कणों का हृदय टटोलती, यानी कि कणों के अंदर 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 जो है मैं घूमती फिरती हूँ। और वो कहती है अचानक मैं पकड़ी गई। अब ये पकड़ी गई क्या, तो इसके लिए मैंने आपको पूरा यहाँ पर क्लियर किया था कि किस तरह से पौधे अपने भोजन के निर्माण हेतु जमीन से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो अगर एक प्लांट है, मैंने यहाँ पर आपको पूरी पिक्चर भी क्लियर की थी, अगर एक प्लांट है तो जैसे देखिए अभी मैं आपको फिर से आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनाती हूँगी। देखिए वो कहती है कि ये पेड़ जो है ये ऐसे ही बड़े नहीं होते, यानी कि जो पेड़ हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं होते, ये क्या होता है, इनको बड़ा इनको इनमें जितना बड़ा आपको लगता है कि जितने बड़े ये ऊपर की तरफ है उतने ही बड़े ये नीचे की तरफ भी होते हैं। अर्थात जैसे ये अगर आपकी जमीन है तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पेड़ की जड़ें होती है और उस पर फिर बहुत सारी और जड़ें जो है निकली हुई होती है, और उन जड़ों में भी बहुत सारी जो रोएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो जड़ें होती हैं, उनमें छोटी जड़ें होती हैं, उन छोटी जड़ों में और छोटी जड़ें होती हैं, और उन छोटी जड़ों में भी बहुत सारे रोएं होते हैं, बहुत सारे रोएं होते हैं जो जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अब ये जमीन के अंदर जल कहाँ से आता है, देखिए जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, तब
जो आसमान से पानी गिरता है, आसमान से जो पानी गिरता है तो कुछ जो जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ जो है वो क्या होता है, नदियों और नालों में बहकर चला जाता है। तो देखिए वो उसने बताया कि पेड़ जितने आपको ऊपर को बड़े दिखाई देते हैं इतने ही ये नीचे को भी बड़े हैं, यानी कि इनकी जड़ें काफी गहरी होती है, काफी गहराई में होती है और इनकी रोएं बड़ी निर्दयी होती हैं। रोएं जो है इन पर, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी जड़ होती है पहले और उस पर फिर बहुत सारी जड़ें जो है निकली हुई होती हैं और उन जड़ों पर भी छोटी जड़ें और उन पर भी छोटे 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 रोएं होते हैं और यही रोएं जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाते हैं और उसके बाद ये पौधे की पत्तियों तक इसको पहुंचाते हैं। तो उसने कहा कि मैं काफी समय तक जमीन में पड़ी हुई थी और फिर उसकी जड़ों ने मुझे, एक तरह से उसकी रोएं जो है उन्होंने मुझे अवशोषित कर लिया। असंख्य जल कणों को वो बलपूर्वक खींचती है और कुछ को पेड़ एकदम खा जाते हैं, कुछ को पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश को कुछ छीनकर उन्हें, अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए ये आपका दिन के समय पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जल और खनिज लवण यूज कर लिए जाते हैं। कुछ जो एक्स्ट्रा जल जो है वो बच जाता है उसको क्या करते हैं, पत्तियां जो है बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, उसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उनके द्वारा उन जल कणों को वो बाहर निकाल देती है, जल की बूंदों को, और वही ओश के रूप में सुबह के समय हमें उसके ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा जल होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो बाहर पत्तों के ऊपर आ जाता है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि किसी भी पेड़ के पत्ते पर आप देखेंगे इस तरह से आपको जल की बूंदें उसके ऊपर कभी कभी दिखाई देती है और वही जो है ओस के रूप में गिरती है, वही जो है ओस के रूप में बरसती है। तो क्योंकि ये चैप्टर देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने चैप्टर को पढ़ा। आज ये चैप्टर आप लोग रीड करेंगे, यानी कि कितना आप लोगों को समझ में आया, क्या समझ में आया इस पूरे चैप्टर से, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने इसमें पढ़ी हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है और फिर देखिए आगे यहाँ पर आगे बहुत सारी चीजें उसने बताई है कि कैसे, देखिए ये सारा जो पूरा प्रोसेस है ये सारा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया है कि कैसे वो उसको अपने अंदर खींचती है और उसके बाद उसका यूज करती हैं और उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी के निर्माण के बारे में बताया है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये हमारा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। वो कहती है कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओशजन, हद्रजन और ओशजन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ने आपस में क्रिया की और उसके बाद ये क्या बना, जल की बूंद बनी। तो इस तरह से वो यहाँ पर बताती है कि ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि सूर्य, उसने बताया ओश की एक बूंद ने अपने पूरे जीवन काल को बताया है। तो देखिए आगे यहाँ पर लेखक ने अपने आप को धन्य समझा है। एक हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें इस धरती की, यानी कि संसार एक पुस्तक है, आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, संसार एक पुस्तक है, आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है। उस पार्ट में हम ये पढ़ते हैं कि हम संसार में केवल और केवल किताबों से नहीं सीखते कि हमने बुक पढ़ ली, हमने चैप्टर रीड कर लिया, हमें क्वेश्चन आंसर आ गए, हमने अपनी क्लास अटेंड कर ली तो हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए। संसार एक पुस्तक है, यानी कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हर एक चीज को जरूरत है कि हम उसको पढ़ पाएं, उसको समझ पाएं। संसार में अगर आप चल रहे हैं रास्ते में और चलते चलते आपके पैर पर एक पत्थर लगता है
और आप उस पत्थर को उठाइए और उसे ध्यान पूर्वक देखिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो आपसे क्या कह रहा है। देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर भी पढ़ी है कि कैसे एक पत्थर जो है वो रेत के कण में बदल जाता है, यानी कि जब एक तरह से जब नदियां पहाड़ों पर से निकलती हैं, आप सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर बच्चे हैं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं उनमें काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और धीरे धीरे जब वही नदियां मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचती हैं और खास तौर पर जब वो समुद्र में मिल जाती है तो उनमें एक भी पत्थर आपको दिखाई नहीं देता। जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो पत्थर का आकार और छोटा होता जाता है और जिस तरह से फिर वो समुद्र में पहुंचती है तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे आपको केवल और केवल रेत ही दिखाई देगी। तो ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है ये पत्थर कि कैसे वो पत्थर इतना गोल शेप ले लेता है, कैसे वो पत्थर इतने बड़े से इतने छोटे आकार का हो जाता है, रेत में कैसे बदल जाता है। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पर इस जल की बूंद ने हमें सिखाई है। तो शुरुआत उसने कहाँ से की अपने जीवन की? उसने बताया कि बहुत दिन हुए, बहुत दिन यानी कि अरबों वर्ष पहले की बात है, करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि हमारे पुरखे, यानी कि उसने अपने मूल रूप को बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, ये आपके जल का रासायनिक सूत्र है। यानी कि जल जब गैस के रूप में होता है तो वो है H2O, रासायनिक सूत्र जल का, जिससे जल बनता है। तो उसने कहा कि मेरे पुरखे हड्रोजन और ओसजन नामक दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी कि उस समय पर कुछ भी नहीं था, केवल सूर्य की लपटें थी, बहुत तेज लपटें। तो ये गैसें भी यहाँ पर सूर्य की लपटों के रूप में विद्यमान थी। यही नहीं, और भी बहुत सारी गैसें थी, लेकिन उसने अपने मूल रूप के बारे में बताया है, यानी कि अपना जो उसका जीवन है उसके बारे में बताया है। तो सूर्य अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। ये बात उन दिनों की है जब सूर्य अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। तो देखिए जब वो चक्कर काट रहा था और वो दिन थे कि जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, यानी कि कोई भी ग्रह नहीं बना था, कोई भी ऐसा जीवन जैसा अभी आपका ये जीवन है इस धरती पर, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। पूरा एक केवल ब्रह्मांड था और वहां पर भी काफी उथल पुथल चल रही थी। तो इस तरह से इसी उथल पुथल के बीच अनेक ग्रह बने और अनेक उपग्रह बने। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा ग्रह कौन है? कौन बताएगा? GIC खलियूखेत। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? जी यस। तो आपने हमने ये चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है, पानी की कहानी। इससे पहले आपने क्लास अटेंड की थी? यस मैम। तो आपको चैप्टर समझ में आया? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर जो ओस की बूंद है वो बता रही है कि उस समय पर ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल चल रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बने। तो हमारी पृथ्वी का भी कोई उपग्रह है क्या? यस मैम, हमारी पृथ्वी ग्रह है। यस, हमारी पृथ्वी ग्रह है, लेकिन हमारी पृथ्वी का उपग्रह है या नहीं? सर मैम, पृथ्वी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी का भी कोई उपग्रह है क्या? यस मैम। कौन है? चांद। वेरी गुड। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्लैप करेंगे। नाम क्या है बच्चे आपके लिए? आपका नाम क्या है? प्रियांश। क्लैप करेंगे सभी बच्चे प्रियांश के लिए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर उसने बताया कि हमारी पृथ्वी में उस समय पर बहुत, हमारे ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल चल रही थी और इससे अनेक ग्रह और उपग्रह बने। तो आप आगे चैप्टर रीड करना चाहेंगे?
ठहरो, क्या हमारे पुरखों अब सौरमंडल में ही हैं? ध्यान पूर्वक पढ़िए बच्चा, इनके जल्दी नहीं वंश मचानी है। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? ध्यान से पढ़िए। हैं। उनके वंशज अपनी भयावह यस, लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किया हुआ है। किए हाँ हुए है। तो मैं किए हुए हैं। हाँ तो मेरी पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्र, प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधिया गई। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, जो कि ज्योतियों जो पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ जाता था। यह सूर्य से बढ़ जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। इस उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। जैसे ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर हो जाएगा। हमारा सूर्य चूर हो जाएगा। वैसे ही ना वैसा वैसा ना ना हुआ। हुआ। वह सूर्य से सैकड़ों मील दूर से ही सहस्त्रों। घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टुकड़ा उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव। खिंचाव खिंचाव संभाल का एका सका संभाल ना और सका। इस संभाल ना सका और इस टुकड़े में कई टुकड़ों में टूट गया। इन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यस। ऊपर और यह आरंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी के निर्माण की बात बताई गई है कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? पृथ्वी का निर्माण सूर्य से ही हुआ, क्योंकि तब जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो उस समय वो आग का एक धधकता हुआ गोला थी। तो इसी तरह से यहाँ पर बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड, और कोशिश कीजिएगा रीडिंग करने की घर पर, ठीक है। और इसी तरह से उसने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई कि जब फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई तो वो बर्फ के रूप में जम गए, और उसके बाद धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर वो पानी के रूप में बह चले, और काफी वर्षों तक इस तरह से वो बहती गई और फिर उसके बाद वो समुद्र में गई। और समुद्र के बाद उसने बताया कि उसने ज्वालामुखी भी देखा, और जब उसने ज्वालामुखी देखा तो वो ज्वालामुखी से टकराकर फिर से वो गैस के रूप में आकाश में उड़ गई। तो उसको ये सारी चीजें देखने में बहुत सारे समय लगा, बहुत सारे वर्ष लगे, और इस तरह से वो कहती है कि जब फिर से वो भाप के रूप में ऊपर थी तो भाप का प्रेशर ऊपर बढ़ता गया, बादलों का आकार बड़ा होता गया, उनका वेट ज्यादा होता गया, और एक दिन बारिश के रूप में वो फिर से जमीन पर आ गिरी, और फिर वो उसे जमीन ने अवशोषित कर लिया। और इसी तरह कई दिनों तक वो जमीन के अंदर घूम रही थी, और फिर एक दिन उसको पेड़ की जड़ों ने अवशोषित कर लिया, और फिर इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। और फिर वो अंत में क्या हुआ कि लास्ट में जब वो वहां से निकल भागी तो उसके बाद वो कैसे आज
तुम्हारे, यानी कि वो कहती है आज मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, यानी कि उसने पूरा जीवन अपना उस यानी कि लेखक के को बताया कि कितना कितना बड़ा है उनका जीवन, वो कभी समाप्त नहीं होता। ये जो चक्र है जल का, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी वो ठोस के रूप में, कभी द्रव के रूप में, कभी गैस के रूप में जो है उसका जल का जो चक्र है वो चलता रहता है पृथ्वी पर। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट सेशन में ही हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था। और अब हम यहाँ पर आज पाठ से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिए अभ्यास के प्रश्नों के लिए। चलिए, तो देखिए इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये चैप्टर अपनी कॉपी में नहीं किया है वो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए हैं, केवल उत्तर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? कौन बताएगा लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? बहुत ही ज्यादा सरल है, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। बहुत सरल है। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप गई? ओस की बूंद को क्रोध और घृणा से क्यों कांप गई? देखिए, क्योंकि जो जो पेड़ों की जड़ें थी उनमें जो रोए लगे हुए थे, तो जब वो आराम से उन मिट्टी के कणों के बीच में घूम रही थी तो अचानक वो उन रोओं द्वारा पकड़ी गई और बलपूर्वक जब उसको धरती के भूगर्भ से खींच लिया गया और उनको खा जाने याद करते ही, यानी कि कैसे वो सारे जल के कणों को अवशोषित कर लेते हैं और उनका यूज अपने भोजन के लिए करते हैं, तो ये सोचकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो क्रोध और घृणा से भर गई। तो देखिए कितने सरल और कितने आसान है ये। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। अगला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? तो देखिए, पूर्वज या पुरखा, पूर्वज किसको कहते हैं? जिनसे हमारा जन्म हुआ है, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, उनको हम कहते हैं पूर्वज। तो यहाँ पर देखिए, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथ ही ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, यानी कि हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी या बाकी के ग्रह भी नहीं बने थे, तो उस समय भी सूर्य के चारों ओर जो आग की लपटें थी उन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं उन लपटों के रूप में वहां पर विद्यमान थी। तो इस तरह से जो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब ये सारा एक तरह से कांड हुआ कि एक तरह से एक ग्रह आया और उसकी आकर्षण शक्ति ने सूर्य को पीछे की तरफ खींचा, एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया सूर्य का और उसके आकर्षण के कारण वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और वो जो टुकड़े जब धीरे धीरे ठंडा हुए तो उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी बनी। तो इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो रासायनिक प्रक्रिया हुई उसी से हमारा जो है जल की बूंदें बनी, उसी से जल बना, उसी के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसीलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है, क्योंकि इनका जो जन्म जो है इसी से हुआ। अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए, अपने शब्दों में करना है तो ये आपके लिए होमवर्क है। ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए कि कैसे पानी का जन्म हुआ और कैसे उसकी जीवन यात्रा थी। आप सब कुछ अपने शब्दों में, यानी कि एक तरह से पाठ का छोटा सा सार है ये, जिसने चैप्टर को पढ़ा होगा वो आसानी से इसको लिख सकता है। अगला है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। क्लियर है? ओस की बूंद ने कहा कि सबसे अच्छी चीज जो है उसके लिए सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें उड़ने की शक्ति देता है। यानी कि जैसे ही सूर्य निकलता है पानी भाप बनकर उड़ जाता है।
तो उसने कहा ये जो पूरी कहानी वो सुना रही है यहाँ पर अपने जीवन की, इस पूरी कहानी में उसे सूर्य के उदय होने का इंतजार है। यानी कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द सूर्य उदय हो और वो यहाँ से उड़ जाए। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? देखिए, आपने देखा होगा गोवा, मुंबई, यहाँ पर कभी भी इस तरह की ठंड नहीं पड़ती कि हम रजाई, कंबल, कोट, जैकेट पहन के घूमें, या इस तरह की गर्मी भी नहीं पड़ती कि आपको 24/7 एसी लगाना पड़े, क्योंकि समुद्र के तटों पर बसे नगरों में अधिक ठंड और गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर वातावरण में सदैव नमी रहती है, क्योंकि वहां से हमेशा जल अवशोषित हो रहा होता है। जहां पर समुद्र होते हैं तो जल अवशोषित हो रहा होता है, यानी कि वातावरण नम होता है, तो इसीलिए टेम्परेचर हमेशा बैलेंस रहता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इस तरह से देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं, और इस चैप्टर को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।